Assalamu alaikum. In today's session of Physics Hub, we are going to discuss topic number 12.5 electric flux. चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की शुरुआत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हो रही है। आज हम लोग फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने से पहले, उसको सीखने से पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिस्क्रिप्शन में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम एरिया के लिए वर्ड वेक्टर एरिया मोस्टली कंसीडर करेंगे। अब अगर किसी चीज़ के साथ, किसी टर्म के साथ वर्ड वेक्टर आ जाए तो मतलब ये कि उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रिक्वायर्ड होंगे। सो सपोज आई हैव दिस फ्लैट शीट, मेरे पास ये एक शीट है, एक प्लेन शीट पड़ी हुई है। अब इसका एरिया अगर मैंने डिस्क्राइब करना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, एरिया मींस वेक्टर एरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो आसान है, इसमें आपको मैथ हेल्प आउट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन कि आप इसका एरिया फाइंड कर लें। सो आप इसके एरिया को फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है उसको कंसीडर करें कि ऐसी जो प्लेन सरफेस होती है या फ्लैट सरफेस होती है उसका एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस होता है। मींस अगर इसका आप ये फेस देखें तो इसका एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक है, वेक्टर एरिया। सिमिलरली अगर इसके वेक्टर एरिया को कंसीडर करें तो इसकी जो डायरेक्शन है मींस वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फेस पॉइंट आउट कर रहा है। सो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हम मोस्टली किसी एक फेस को कंसीडर करते हैं, उस एरिया की डायरेक्शन को ले लेते हैं और उसी की डायरेक्शन को लेते हुए अपनी कैलकुलेशंस को, अपने टॉपिक को एंड तक लेके जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम डिस्कस अगर कर रहे हैं, मींस अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के फ़्लो को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस को फ़्लो करने के लिए किसी एरिया की ज़रूरत है, किसी रीजन की ज़रूरत है, किसी बॉडी की ज़रूरत है जिसमें से वो पास आउट होंगी। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन टू वैल्यूज़। एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वो जो लाइंस हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और सेकंड डिपेंड करता है उस बॉडी का एरिया जिसमें से वो पास आउट हो रही हैं। ज़्यादा एरिया है तो इट मीन्स ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स वहाँ से पास आउट होंगी, एरिया कम है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो कम पास आउट होंगी। सपोज़ मेरे पास ये डायग्राम है, आप इसमें देखें, ये फ्लैट शीट है मेरे पास, पॉइंट ए के ऊपर लाई कर रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, मैक्सिमम पास आउट कर रही हैं 4। आप इस चार्ज से यानी फील्ड लाइन से थोड़ा दूर जाके जब आप रखेंगे इस शीट को पॉइंट बी के ऊपर तो यहाँ देखें 2 लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं इसमें से पास आउट कर रही हैं। सो इट मीन्स यहाँ स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। जब आप चार्ज से दूर लेके जाकर शीट को रखेंगे तो वहाँ फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया है। सो मैथमेटिकली अगर हम इसको डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाई। फाई के साथ ई लिखने का मतलब ये कि ये फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए हमने उसके साथ ई लिख दिया है, इज इक्वल टू ई डॉट ए। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो आपने दोनों को लिख दिया। जब डॉट प्रोडक्ट को हम रिमूव करेंगे तो दिस इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि डॉट या स्केलर प्रोडक्ट जो होती है उसको हम ओपन करके लिखें तो cos थीटा की टर्म इन्वॉल्व हो जाती है। सो अब इस रिलेशन को देख के हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, और इसके साथ साथ एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इस एंगल की डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए आप अपने इस डायग्राम को देखें। अगर आपकी जो शीट है वो इस पोजीशन में पड़ी हुई है, ये ब्लू लाइंस शो कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो यहाँ देखें इस पोजीशन में जब आपकी शीट पड़ी हुई है तो यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास आउट हो रही हैं। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा सा मोड़ दें, तो देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, ये कम इसमें से गुजर रही हैं। अब गौर करें, हमने एरिया को कम या ज़्यादा नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया है, एंगल को चेंज किया है। तो एंगल के चेंज होने से हमारा फ्लो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया है, कम हो गया है। ये ऐसे ही एग्जांपल है जैसे आप कंसीडर करें कि अगर आप खिड़की को ओपन करें, खिड़की पूरी खोलें, तो हवा का जो गुज़र है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा एयर फ्लो करेगी, ज़्यादा एयर का फ्लो होगा। लेकिन अगर आप खिड़की को कम खोलें तो वहाँ से एयर का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है उसी को ही वर्ड्स में और डेफिनेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। इस टॉपिक को इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि टॉपिक की अटेम्प्टेशन किस तरह से करनी है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर लेते हैं। जो हमने फ्लक्स मींस फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो हो रहा है थ्रू यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सेकंड, इसको हम इसके मैथमेटिकल रिलेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ हम लिख रहे हैं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया लिखने का मतलब ये है कि हम सिंपली अगर एरिया लिखा हुआ है तो हम उसे एज अ स्केलर ही कंसीडर करते हैं, लेकिन वेक्टर एरिया का मतलब ये है कि हमने डिफाइन कर दिया है कि एरिया को हम वेक्टर के तौर पर ले रहे हैं, मतलब यहाँ हम उसकी डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। सो इट इज़ टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाई ई। अब मैथमेटिकल रिलेशन जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए क्या है, इज अ एरिया वेक्टर। सो अब उसके बाद जब आप मैथमेटिकल रिलेशन लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है इसका यूनिट फाइंड करना कि इसका यूनिट क्या है। अब इसके यूनिट को अगर आप देखें तो आप रिकॉल करें अपनी प्रीवियस लेक्चर में से कि E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका यूनिट क्या था। तो यूनिट डिफाइन करना मैंने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आपको बताया था कि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। सो आप क्या करेंगे, इसकी जगह जब लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में, इट मीन्स इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब वेक्टर एरिया की डेफिनेशन क्या है, एन एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ए ऑफ द एलिमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दिस एरिया इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। Let's discuss the special cases of electric flux with the help of diagram and the mathematical relations. Very first case is if the vector area A is taken parallel to the field lines E. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइंड कर रहे हैं जब शीट को रखेंगे पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास ये एक प्लेन शीट है और इस शीट के वेक्टर एरिया को अगर आप देखें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, इट मीन्स वो इस पोजीशन में लाई कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखें तो वो इस तरह से इसमें से गुजर रही हैं, ये रेड लाइंस शो कर रही हैं, रेड एरो शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को, वो इस शीट में से गुजर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें कि एरिया इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी उसी ही डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, इट मीन्स इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है ज़ीरो। जब एंगल ज़ीरो है तो cos 0 1 और cos 0 1 इट मीन्स फ्लक्स इज़ मैक्सिमम,
दैट इज इक्वल टू ई ए। अब आपकी बुक में वो इसके जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको लिखते हुए एरिया के साथ उल्टा टी लिख रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ शोइंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इसका कंसेप्ट ये है कि वो यहाँ एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब शीट का जो फेस है उसके दरमियान, एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान अगर आप एंगल को देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन इस पोजीशन के ऊपर अगर आप एरिया वेक्टर को देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या है, 0 है। मतलब जब एरिया 90 है तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या हो गया है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। सेकंड केस ये है कि जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो तब फ्लक्स की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर से मुराद ये कि हमने अपनी फील्ड जो शीट है उसको इस पोजीशन में, मतलब ऐसे देख लें कि जैसे ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है या टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, आपने इसको लटाया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पोजीशन के ऊपर अगर आप देखें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही हैं वो इस तरह से इसमें से पास आउट हो रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, cos 90 0, इट मीन्स फ्लक्स आपका कितना हो गया है, 0 हो गया है। अब बुक में जो इक्वेशन वो लिख रहे हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये लाइन जो शो कर रही हैं ये पैरेलल को शो कर रही हैं, मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है जो जिस पोजीशन में वो पड़ी हुई हैं किस तरह से पड़ी हुई हैं, पैरेलल पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो जब पैरेलल पड़ी हुई हैं, जब एरिया पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो ऐसी कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या है, 0, ठीक है। इसी तरह जब आपका एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो एरिया वेक्टर क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। केस नंबर 3 की तरफ आते हैं, द वेक्टर एरिया इज टेकन एट एनी एंगल थीटा, यानी हम कह रहे हैं कि हमें पैरेलल या परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं पता, किसी और एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज थीटा 30 है, 45 है, वट एवर जो भी उसकी वैल्यू है, इस तरह से टिल्टेड पोजीशन में आपका पड़ी हुई है शीट, प्लेन शीट, ये प्लेन शीट पड़ी हुई, इसका एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से लाई कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के दरमियान कोई एंगल बन रहा है ना, थीटा। अब इस एरिया का परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे, इसका इस बेस को जो सपोर्ट करता हुआ रीजन जो टर्म आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या आ रहा है, कास थीटा, इट मीन्स ए कास थीटा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। ये जनरल टर्म के लिए था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लेकर एक बॉडी लेंगे, कुछ सरफेस लेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 12.6, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, इसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। अब यहाँ से हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ़्लो को देखेंगे कि इस सरफेस में से कितना फ़्लो हो रहा है, कितना फ्लक्स है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास आउट हो रही हैं। सो अब यहाँ टोटल फ्लक्स को फाइंड करने के लिए, अब चूँकि ये आपकी आर्बिट्रेरी सरफेस है तो इसके एरिया को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। लेट्स सपोज इसके इस फेस को मैं कह लेती हूँ कि ये इसका स्मॉल एरिया डेल्टा शो कर रहा है, स्मॉल एरिया को डेल्टा A1। सेकंड जो एरिया है स्मॉल एरिया डेल्टा A2 इस रीजन को कह लेते हैं। इसको नेक्स्ट को A3 डेल्टा A3 होगा, उससे नेक्स्ट डेल्टा A4 होगा, अप टू सो ऑन डेल्टा AN तक हम इसको स्मॉल पैचेस में छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी सरफेस को डिवाइड कर लेंगे। अब हर उसके पैच में से, हर उसके रीजन में से क्या होगा, एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास आउट होंगी। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि जो डेल्टा A1 है उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं वो E1 है। सेकंड जो है उसमें से डेल्टा A2 में से E2 है। डेल्टा A3 में से E3 इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है, अप टू सो ऑन डेल्टा AN से EN इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है। इसका जो टोटल फ्लक्स होगा
वो इसमें से जितना फ्लो हो रहा है फाई वन, इसमें से जितना हो रहा है फाई टू, इसमें से जितना होगा फाई थ्री, अप टू सो ऑन फाई एन तक होगा। यानी इन तमाम को फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, फाई फोर, फाई फाइव अप टू फाई एन, इनको सम आउट करके, इनको प्लस करके आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सो इसका जो टोटल फ्लक्स है वो मैं लिख रही हूँ फाइव वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट फोर, अप टू सो ऑन जो nth पॉइंट होगा वहाँ तक के सम के इक्वल होगा। तो आपके पास इस क्लोज सरफेस का, स्फेरिकल बॉडी का टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी थी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब जहाँ इस पॉइंट को देखें फ्लक्स वन के लिए, तो ई वन डॉट डेल्टा ए वन होगा। सेकेंड पॉइंट पे आए, ई टू डॉट डेल्टा ए टू। थर्ड पॉइंट के लिए ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री प्लस ई फोर डॉट डेल्टा ए फोर प्लस सो ऑन ई एन डॉट डेल्टा ए एन। Moreover, because of spherical symmetry at the surface of sphere, अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये spherical body है और इसके हर पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स पॉइंट वन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वही पॉइंट टू के ऊपर होगी, वही पॉइंट थ्री के ऊपर होगी, पॉइंट फोर के ऊपर होगी, अप टू पॉइंट एन होगी। ये जो हम बार शो कर रहे हैं ये इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, वो पॉइंट वन के ऊपर इक्वल है, पॉइंट टू के ऊपर जितनी है पॉइंट थ्री के इक्वल, अप टू सो ऑन पॉइंट एन तक आप चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल होती है। सो अब ये जो आपकी ऊपर इक्वेशन थी वहाँ आप ई वन की जगह भी क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड, हम साथ ही स्टेप ये कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को जब आप रिमूव करेंगे तो कास थीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, ई डेल्टा ए टू, डॉट को रिमूव किया, कास थीटा प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री, ई थ्री की जगह क्या लिख दिया, ए ई लिख दिया, क्योंकि सेम वैल्यू है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ई डेल्टा ए थ्री कास थीटा प्लस ई डेल्टा ए फोर कास थीटा प्लस सो ऑन ई डेल्टा ए एन कास थीटा। ये आ गया आपका nth टर्म तक, ठीक है। मज़ीद अब यहाँ अगर आप देखें, चूँकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हैं वो पैरेलल हैं, उनके दरमियान थीटा कितना है, ज़ीरो है। थीटा ज़ीरो, काज ऑफ ज़ीरो, काज ऑफ ज़ीरो वन, ठीक है। इस स्टेप में आके आपने हर थीटा की जगह क्या लिख दिया है, ज़ीरो लिख दिया है। काज ज़ीरो आपके पास वन आ जाएगा। इट मीन्स जहाँ आप लिखेंगे ई डेल्टा ए वन प्लस ई डेल्टा ए टू प्लस ई डेल्टा ए थ्री प्लस ई डेल्टा ए फोर प्लस सो ऑन ई डेल्टा ए एन, ठीक है। अब मज़ीद चूँकि ई हर एक में कॉमन आ रहा है, सो ई को आप कॉमन ले लें और जितना भी इसका एरिया है उस तमाम को क्या कर लें, सम आउट कर लें। जब आप इसको सम करेंगे तो चूंकि ये एरिया आपका क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, तो आप लिख दें डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर प्लस सो ऑन डेल्टा ए एन इज इक्वल टू डेल्टा ए होगा या ए होगा। तो इस टोटल जो उसका एरिया है उसको आप लिख देंगे टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। और स्फेयर का जो एरिया होता है वो आपको पता है, उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसकी डेरिवेशन हम नहीं कर रहे क्योंकि ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, फिजिक्स में एज सच इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी जगह आप लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर और ई की वैल्यू जो कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन आपने ड्राइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, उसको यहाँ पुट करें तो यहाँ से 4 पाई के साथ कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1/epsilon naught times the charge enclosed by that surface। इसको आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लेंगे।
जो कैलकुलेशंस हमने की हैं उसकी बेस पे हमारे पास एक फ़ाइनल इक्वेशन आई है, फ़ाइनल रिज़ल्ट आया है, और ये फ़ाइनल रिज़ल्ट हमें शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ डिपेंडिंग अपॉन टू वैल्यूज़, नंबर वन इज़ द चार्ज एंड नंबर टू इज़ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द चार्ज एंड it depends on the medium. Electric flux through a closed surface does not depend on its shape और geometry. इसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि बॉडी की शेप कितनी है, कैसी है, और उसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी. अब ये जो डायग्राम है ये आपकी शो कर रही है इसी टॉपिक के लास्ट पे. अगर आप अपनी बुक में देखें तो वो एक इरेगुलर शेप को कंसीडर कर रहे हैं कि अगर एक इरेगुलर शेप है और वहाँ सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है तो वहाँ से अगर आपने फ्लक्स को फाइंड करना है तो आप उसको कैसे करेंगे. तो यहाँ भी सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे. एक स्फेरिकल बॉडी को कंसीडर करेंगे, स्फेयर को ड्रा करेंगे सेंटर में, और वहाँ से उसको सेम जैसा कि ये केस हमने स्टडी किया है प्रीवियस, इसकी यहाँ जैसे हमने उसके एरिया को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था इसी तरह से डिवाइड करके स्फेरिकल बॉडी का फ्लक्स फाइंड करेंगे, और उस तरह से हम देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू आती है वही आपकी उतना ही फ्लक्स जितना सेंटर में से गुजर है वही स्फेरिकल बॉडी इस इरेगुलर शेप की बॉडी में से गुजर रहा है. सो हेयर इट इज़ डिस्कस दैट इफ़ वी कंसीडर that the closed surface is not spherical in shape but it has irregular shape, so the closed surface is enclosed in imaginary sphere with the center at the positive charge q. If it is seen that the value of the electric flux through the closed surface S and the imaginary sphere is same, so it is concluded that the total flux through a closed surface does not depend upon the shape or geometry of the closed surface but it depends upon the value of the charge enclosed. Simply वो यही कह रहे हैं कि अगर irregular body है तो irregular body के लिए भी हम क्या करेंगे, उसके सेंटर में एक imaginary sphere को कंसीडर करेंगे और इस imaginary sphere में से जितना फ्लक्स है उसकी वैल्यू ही, जितना फ्लक्स यहाँ से गुजरा है वही ही उस इरेगुलर बॉडी में से गुजरेगा. तो इस ये केस जो है ये भी यही शो कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप या ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. ये सिंपली डिपेंड कर रहा होता है कि आपका मीडियम क्या है और आपके चार्ज की वैल्यू क्या है. होपफुली आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक टेक केयर.